तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीआईपी रांची जितने भी पोस्टें आई हैं 2000 वैकेंसी में आई थी 2022 में वैकेंसी। इसमें विशेष रूप से ग्रुप सी के पोस्ट हैं और ग्रुप डी के पोस्ट हैं। मतलब कि ग्रुप डी तो हटा ही दिया है, ग्रुप सी ही बोलिए। जैसे कि वार्ड अटेंडेंट हो गया, लाइब्रेरियन क्लर्क हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क हो गया, फिर हो गया आपका निडल वूमेन। तो इन सभी का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसी के तैयारी में हम लोग वीडियो कर रहे हैं ना। और यह हमारा वीडियो का भाग 8 है। इससे पहले 7 वीडियो हम लोगों ने इस सीरीज पे कंप्लीट किए हैं। टोटल 50 क्वेश्चन, 350 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और यह हमारा 8वां क्वेश्चन हो जाएगा। 400 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे, सॉरी 400 क्वेश्चन। इसके टोटल 10 वीडियो ही आएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज इसी पे इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का और जीके सब मिक्स रहेगा उसके बाद। ठीक है, तो चलिए आज का 8वां सीरीज कंप्लीट करते हैं। दोस्तों इसमें भी 50 क्वेश्चन है। इसमें 30 क्वेश्चन जीके के एंड 20 क्वेश्चन साइंस के हैं। ठीक है, अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पहला है कि कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है। किसके लिए समर्पित है? कल्पना 1 जो उपग्रह है दोस्तों, यह कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी, ठीक है, इनके नाम पर रखा गया। मौसम विज्ञान में यह जो उपग्रह है विशेष रूप से मदद के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो पहला का आंसर हो गया ऑप्शन 2 मौसम हेतु। कल्पना 1 उपग्रह किस लिए समर्पित है? मौसम हेतु, वेदर की जानकारी के लिए। इंग्लिश में मौसम को वेदर बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। ये जो मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह है यह किन 2 देशों का मिश्रण है? तो दोस्तों यह भारत और फ्रांस देश का एक मिश्रित अभियान है। ठीक है, मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह, मेगा ट्रॉपिक्स सैटेलाइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि देवीकुंडा मैंग्रोव वन कहाँ पे स्थित है? तो देखिए देवीकुंडा मैंग्रोव वन आपका ओडिशा में स्थित है। और जितने भी मैंग्रोव वन होते हैं ना, यह समुद्र के किनारे स्थित होते हैं। महाराष्ट्र में देवघर, ठीक है, देवघर मैंग्रोव वन नाम से स्थित है। तो महाराष्ट्र का तो अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ओडिशा का। आगे देखते हैं, बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें पूछा गया है कि कील कैनाल जोड़ता है, यानी कि कील नहर का आपने नाम सुना होगा, उसी को कील कैनाल भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कैनाल मतलब नहर। तो कील नहर किसको किस सागर से जोड़ता है? तो दोस्तों कील नहर जो है यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के साथ जोड़ता है कील नहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों में से महाभियोग के द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इनमें से किसके द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया तो जा सकता है, लेकिन कौन से ऑप्शन के द्वारा केवल हटाना पर्याप्त नहीं होगा। देखिए ऑप्शन देखिए, यहाँ पे समझ में आएगा। अगर राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन के मामले में कुछ हेरफेर करते हैं, ठीक है, तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भ्रष्टाचार के मामले में भी हटाया जा सकता है। कानून के उल्लंघन में भी हटाया जा सकता है। लेकिन अव्यवहार के मामले में हटाया जाना यह एकमात्र कारण नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलिटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है, टफ लगेगा समझने के लिए। वीडियो को फिर से मतलब कि एक बार आप रिपीट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आता है कोई भी बात नहीं, आगे हम लोग समझ जाएंगे। धीरे धीरे होते होते होता है, होते होते प्यार हो गया उसी तरह होते होते पढ़ाई से भी आपको प्यार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों यह इसरो जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है, ठीक है, बेंगलुरु में स्थित, उसी का एक सब पार्ट है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि उसके लिए एक एजेंसी तैयार की गई है जो कि हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी इसरो के काम में आता है, इसरो वैज्ञानिक संस्थान के काम में आता है। यह हैदराबाद में स्थित है। और इसरो कहाँ है? तो इसरो है बेंगलुरु में, कर्नाटक बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि नामीबिया जो देश है इसकी राजधानी कहाँ है? तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट देश हैं उन सभी को मैं एक दिन PDF दे दूंगा, वहाँ से याद कर लीजिएगा। तो फिलहाल नामीबिया की जो राजधानी है विंड हॉक है। कहाँ है? विंड हॉक। भारत और उसके पड़ोसी देशों की राजधानी विशेष रूप से याद कर लीजिएगा, वैसे मैं वीडियो में लाके आपको देता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं
इसमें पूछा गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी एम.एन. रॉय ने। ठीक है, डॉक्टर मानवेंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम है। 1925 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था और एम.एन. रॉय को नव मानववाद का जन्मदाता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि धमाल लोक नृत्य किस राज्य का है या किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों धमाल जो लोक नृत्य है यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, लोगों का नृत्य है, लोक नृत्य, इंग्लिश में बोला जाता है फोक डांस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसमें पूछा गया है कि अकबर के बारे में है। अकबर के 9 रत्न यानी कि अकबर के मंत्रिमंडल में टोटल 9 मेन आदमी थे, इंपॉर्टेंट आदमी थे, यानी कि 9 आदमियों का एक उनका मंत्रिमंडल था। तो उसमें से कौन सही मेल नहीं खाता है ये बताना है। देखिए पहला है अबुल फजल। अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। जी हाँ दोस्तों, अकबर जो है अकबर राजा थे उस टाइम अबुल फजल ने अकबर की जीवनी यानी कि बायोग्राफी को या फिर हम लोग बोल सकते हैं बायोपिक को लिखा था। ठीक है, उनका नाम था अबुल फजल, ये तो सही है। ऑप्शन 2 देखते हैं, यहाँ पे है राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे। दोस्तों ये गलत है, राजा मान सिंह जो है अकबर के सेनापति थे यानी कि उनके जो सेना थी उसके कमांडर थे। ठीक है, और वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल। तो ये तो गलत हो गया जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेट नहीं बैठता है सही रूप से। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए कि अब्दुल रहीम खाने खाना ये जो थे अकबर के भरोसेमंद आदमी थे और बैरम खान के पुत्र थे जो कि अकबर के संरक्षण थे। जब अकबर 14 साल का था तब उनके पिता यानी कि ये जो थे इनके पिता ने बैरम खान, अब्दुल रहीम खाने के पिता बैरम खान ने उनकी देखभाल की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मुल्ला दो प्याजा वह मुगल साम्राज्य अकबर के मुख्य सलाहकार में से एक थे। तो ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट यानी कि टेक्टोनिक प्लेट के इधर उधर घसकने और आपस में टकरा जाने के कारण होता है। तो जब जमीन के अंदर नीचे में जो टेक्टोनिक प्लेट हैं, ठीक है, ये जब आपस में टकरा जाते हैं तब भूकंप आ जाता है। ठीक है, भूकंप इंग्लिश में अर्थक्वेक बोला जाता है और जब भूकंप समुद्र में आता है ना तब वही सुनामी का रूप ले लेता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा महान हिमालय जो पर्वत है हमारा हिमालय पर्वत या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 हिमालय के पर्वत हैं, एक नहीं है। कौन सा नहीं है उसी को बताना है। तो माउंट कंचनजंगा यानी कि कंचनजंगा जो कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, यह तो हिमालय में है जी। माउंट मकालू ये भी हिमालय का है शिखर। उसके बाद नंदा देवी माउंट ये भी हिमालय है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है ये है माउंट नाग तिब्बा, ये आपका उत्तराखंड का एक पर्वत है। ठीक है, हिमालय का नहीं। तो इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत में एक राज्य का गवर्नर डैश के द्वारा हटाया जाता है। तो भारत में जो एक राज्य का गवर्नर है किसके द्वारा हटाया जाता है। तो दोस्तों भारत में किसी राज्य के गवर्नर को कौन हटा सकता है। तो राज्य का गवर्नर को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और उपराष्ट्रपति कौन है, क्या नाम है, जगदीश धनखड़ ना, जगदीप धनखड़ है यार, मुझे क्लियर करना होगा। धनखड़ है जो भी है, धन खाने वाले, मतलब मजाक में बोल रहा हूँ, अब धन खाने वाले हैं या नहीं, लेकिन नाम है धनखड़, जगदीप धनखड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि एशियाई सिंह केवल डैश में पाए जाते हैं। तो एशियाई सिंह किस राष्ट्रीय उद्यान यानी कि किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं वो पूछा गया है। देखिए पन्ना नेशनल पार्क यह आपका मध्य प्रदेश में है, तो इसमें तो नहीं पाया जाता है जी। गिर नेशनल पार्क दोस्तों यह गुजरात में है और इसी में जो है एशियाई शेरों का निवास स्थान रखा गया है। ठीक है, गिर नेशनल उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है।
फिर देख लीजिए, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान ही लेते हैं। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों यह सलीम अली जो कि पक्षी विज्ञान थे उन्हीं के ऊपर जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, पक्षी का विशेष रूप से है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यह आपका राजस्थान में है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का, इसी में एशियाई शेरों को रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लगेगा कि पीसीएस यानी कि यूपीएससी लाइक का क्वेश्चन है थोड़ा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु दुर्ग, केंद्रमुख, ऊटी और मन्नार। सिंधु दुर्ग दोस्तों आपका है कहाँ पे, तो ये है आपका महाराष्ट्र का एक पहाड़ है यानी कि पर्वत है। फिर देखते हैं कुद्रेमुख, यह आपका कर्नाटक में है। फिर ऊटी ये आपका तमिलनाडु के एरिया में आ जाएगा। और मन्नार जो है, मन्नार ये आता है आपका केरल में आता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल है। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल, 3 भाग हैं। उसी में पूछा गया है कि पूरा पाषाण काल का इनमें से कौन सा स्थल है। तो देखिए भीमबेटका, यह आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये तो पूरा पाषाण काल का है जी, गुफा है एक तरह से। मैंने वीडियो भी बनाया है अपने बड़े वाले चैनल ज्ञान सागर पे, आप अगर नहीं देखे हैं तो उसमें देख सकते हैं। उसमें तकरीबन 44 के सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उसमें भी जुड़ सकते हैं, वह हमारा बड़ा वाला चैनल है। देखिए कुंडुल का गुफा ये भी पूरा पाषाण काल है, लेकिन बराबर की जो गुफा है, बाराबर की गुफा, यह आपका पूरा पाषाण कालीन नहीं है, क्योंकि यह मौर्य काल में बना था, ठीक है। बना नहीं था, बनाया गया था बराबर की गुफा मौर्य काल में। और बाकी ये तीनों जो हैं खुद से बने हुए यानी कि प्राकृतिक गुफा हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बराबर की गुफा, यह मौर्य काल में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार डैश में पाया गया है। स्नानागार मतलब कि सोच लीजिए कि एक तरह से आपका नहाने के लिए तालाब था, ठीक है, या फिर बाथरूम भी बोल सकते हैं, बहुत बड़ा बाथरूम, ठीक है। तो यह आपका सिंधु घाटी की सभ्यता अगर आपने पढ़ा होगा तो मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी, यहीं पे पाया गया था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी मोहनजोदड़ो को कहा जाता था, यहीं पे यह महान स्नानागार पाया गया था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम था हड़प्पा की सभ्यता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इसमें पूछा गया है कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता भारत के एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व बिस्मिल्लाह खान से जुड़े हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत रत्न प्राप्तकर्ता भारत के एक सांस्कृतिक व्यक्ति बिस्मिल्लाह खान किससे जुड़े हैं। दोस्तों आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा बिस्मिल्लाह खान और उनके शहनाई के बारे में। क्या था यार, मैंने 10 में पढ़ा था अच्छे से, तो भूल रहा हूँ पाठ का नाम, बिस्मिल्लाह खान और कुछ इसी तरह था, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे, एक बहुत ही अच्छे शहनाई वादक, और इनको 2001 में यह भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक चीज़ जान लीजिए कि भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं सिविल पुरस्कार है, या फिर भारत का सबसे बड़ा सम्मानजनक पुरस्कार है, ठीक है, असैन्य पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद में थे। तो दोस्तों प्राचीन काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे, यानी कि इस तरह समझ लीजिए कि 16 राज्य हुआ करते थे। तो किस राज्य के थे, महाजनपद को एक तरह से राज्य की तरह ही समझिए। तो वे सभी मगध महाजनपद के थे। मगध महाजनपद दोस्तों अभी वर्तमान बिहार और झारखंड में बटा हुआ है, ठीक है, यही है मगध महाजनपद। और यहीं पे बुद्ध, महावीर और चाणक्य इन तीनों का जन्म हुआ था। मैं डिटेल में थोड़ा बता दे रहा हूँ ताकि याद कर पाएँ। आगे देखते हैं, और मगध महाजनपद सबसे बड़ा महाजनपद भी था, ठीक है। अगर पूछा जाए कभी कि 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था, तो मगध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को डैश सुनिश्चित करता है। तो संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को क्या प्रदान करता है। तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 14 मौलिक अधिकारों के तहत भारत के नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त करता है। देखिए नागरिक किसे कहते हैं,
तो भारत में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है उसको भारत का नागरिक कहेंगे, या फिर विदेश से आकर के भारत में 7 साल तक रह चुका है उसी को हम लोग भारत के नागरिक कहेंगे। ठीक है, नागरिक का मतलब ये नहीं समझिएगा कि स्कूल जाने वाले बच्चे, नहीं, भारत में बूढ़े से लेकर के एक दिन जन्म हुआ बच्चा भी जो भारत में जन्म लिया हो वो भारत का नागरिक है। ठीक है, इंग्लिश में सिटीजन बोलते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 21 की ओर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित पर विचार करें। इसमें क्या विचार करने बोला जा रहा है जी, देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है कि भुगतान बैंकों को खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना, ये सभी क्या हैं? ये सब क्या है नाम तुम्हारे उसी तरह का है ना। तो ये सभी क्या है, देखिए ये सभी क्या है जी, तो ये सभी यहाँ पे पूछा गया है उपयुक्त कार्यक्रमों में से कौन से वित्तीय समावेश प्रक्रिया का भाग है। तो दोस्तों ये सभी वित्तीय समावेश प्रक्रिया का भाग है। देखिए ये सभी वित्त से संबंधित हैं, धन से संबंधित हैं। देखिए बैंक धन से संबंधित होता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी है, मुद्रा लेन देन, अटल पेंशन योजना, ये सभी वित्त से संबंधित है। ठीक है, वित्तीय समावेश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित विवरणों को उनके भागों से मिलाइए। तो भाग से मिलाना है कि कौन सा भाग किससे संबंधित है। देखिए मूल अधिकार, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकारों को हम लोग बोलते हैं मॉरल राइट्स ना, मॉरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों को। तो देखिए मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भाग 3 में रखे गए हैं। एक का तो 1 हो जाएगा जी। नीति निर्देशक तत्वों को किस भाग में रखा गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में रखा गया है, और नागरिकता को रखा गया है भाग 2 में। तो नागरिकता का भाग 2 हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों का भाग 4 हो जाएगा, यानी कि 1 का ए, बी का सी और 3 का बी हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 1 का ए किस में है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से टिक लगाना है, ये नहीं कि यहाँ पे मार दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन भी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 22 में है, ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली किस एग्जाम में देखने को मिलते हैं? तो यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के भी रहेंगे, डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम यानी कि 14 वर्ष, कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष या उससे छोटा है आप उसे नहीं खटा सकते हैं। ठीक है, जब कोई लड़का या लड़की 14 साल से एबव हो जाता है, 15 साल का हो जाता है, तब वह किसी भी जगह पे काम कर सकता है, लेकिन वैसा ही काम जो कि हार्ड नहीं माना जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कब कहीं भारी भरकम का सामान उठा के ढोवा रहे हैं किसी। तो इसीलिए जो आईटीआई में आईटीआई एडमिशन होता है ना, 15 साल के बच्चों को ही लिया जाता है, क्योंकि आईटीआई एक ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, इसलिए अप्रेंटिसशिप या फिर वगैरह वगैरह में 14 साल प्लस विद्यार्थी खोजते हैं, 15 साल प्लस होना चाहिए, तभी आईटीआई वगैरह में एडमिशन भी होता है। तो यह क्या है कि बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो देखिए दोस्तों, बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अनुच्छेद आपका रखा गया है 24। ठीक है, और यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। इसमें पूछा गया है कि अधिकांश भारतीय लिपियां किस भाषा से विकसित हुई हैं? तो देखिए दोस्तों, हमारे भारत में जितनी भी भाषाएं हैं ना, वो अधिकतम ब्राह्मी लिपि की देन है। किस लिपि की? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, और अभी जो हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं यह देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, और संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि से लिखी गई है। मतलब कि अभी जो हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी हो गया देवनागरी, इंग्लिश का हो गया रोमन, इसी तरह बहुत सारी लिपि हैं, उन सभी का गुरुमुखी होता है पंजाबी का। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि पारदीप्य पठार की निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत दोस्तों, दक्षिण भारत को मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। ये वाला एरिया, जो भारत का ये वाला एरिया है ना, पीछे साइड का ये वाला, ठीक है, मतलब भारत तो इस तरह है, इस तरह यहाँ पे गुजरात है, उसके बाद इधर है, मतलब जो भी है यार। तो यहाँ से जो हमारा इस तरह से बनता है, समुद्र के एरिया में जितना आता है, तो समुद्र के एरिया में जितना भारत आता है इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो बोला जा रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं? तो दोस्तों
कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है कि हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस पठार में बहती है। तो दोस्तों अगर आप झारखंड के रहने वाले होंगे तो आपको मालूम होगा कि हुंड्रू जलप्रपात रांची में है और छोटा नागपुर का पठार से गिरता है। ठीक है, या छोटा नागपुर के पठार से उद्गम स्थान है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। इंग्लिश में पठार को प्लेटो बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ग्राम सभा का अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं, मैं तो कहता हूं कि पॉलिटिक्स से दूर ही रहिएगा यार। अगर आपको क्या बोलते हैं सुखी जीवन चाहिए तो ठीक है ना दोस्त, पॉलिटिक्स से हाथ जोड़िए कि भाई मैं दूर रहता हूं यार पॉलिटिक्स से। आप लोग ही पॉलिटिक्स के लिए, मुझे आराम से जीवन जीने दीजिए, काम कीजिए, मस्ती से जिए। तो ग्राम सभा का सदस्य अगर बनना है किसी को तो 21 साल की उम्र चाहिए। ठीक है, अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है या प्रधानमंत्री, मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनूंगा, तो मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और IAS वगैरह मतलब कि सिविल सर्विस वगैरह एग्जाम में बैठने के लिए 21 वर्ष उम्र चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, ग्राम सभा के लिए 21 वर्ष, मुखिया वार्ड के लिए 21 वर्ष। अगर बात किया जाए राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए आपको चाहिए 35 वर्ष उम्र। ठीक है, इन सभी को नोट डाउन करते जाइएगा। बार बार बोल रहा हूँ कि लिखने से जल्दी याद में रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन है 28 नंबर कि जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद क्या है। जो इंडियन नेवी होती है उसमें जाने के लिए सबसे ऊंचा पद क्या होता है। दोस्त मैं इंडियन नेवी में जाने के लिए ना 4 से 5 बार फॉर्म भरा, लेकिन मेरी हाइट ही नहीं भरी थी। जिस टाइम मैं 10-12 में था उस टाइम, अभी तो सब हाइट, एज भी चला गया, हाइट तो वैसे भी नहीं बढ़ा। आपको मालूम है मैं शॉर्ट हाइट आदमी हूँ। ठीक है, तो मेरा शौक था, गरुड़ कमांडो में भी गया था, वहाँ पर भी चढ़ा के आ गया। कोई बात नहीं, जहाँ पे मंजिल होती है वहीं पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद क्या है। तो दोस्तों जल सेना में जो दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद है वह होता है एडमिरल। आपने नाम सुना होगा एडमिरल सुनील लांबा, जो कि आपका जल सेना के सबसे हेड थे। ठीक है, तो जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद क्या है, एडमिरल। ठीक है, और जो आर्मी में होते हैं उनको बोला जाता है फील्ड मार्शल, और अगर वायुसेना में होंगे तो उनको बोला जाता है मार्शल। 29 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि लौह स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, लौह स्तंभ बोलिए चाहे कीर्ति स्तंभ बोलिए, यह कहाँ पे है। तो दोस्तों मेहरौली में है। हम लोग बोलते हैं मेहरौली का लौह स्तंभ। यह आपका 200 या 300 जब ईस्वी चल रहा था, 200 से 300 ईस्वी के बीच। ठीक है, अभी 2122 चल रहा है ना, तो 200 से 300 ईस्वी के बीच जब चल रहा था उसी समय बनाया गया था। अभी तक दोस्तों 60 फीट का है, 7 फीट का। अभी तक इसमें जंग थोड़ा सा भी नहीं लगा है। तो सोचिए कितना अच्छा लोहा से बनाया गया होगा। ठीक है, मेहरौली का लौह स्तंभ, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेहरौली। ठीक है, दिल्ली के सामने है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। इसमें पूछा गया है कि संस्कृत रामायण किसके द्वारा लिखी गई है। तो रामायण को दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया है किनके द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। हम लोग महर्षि वाल्मीकि बोलते हैं। ठीक है, वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण को लिखा था। दोस्तों अगर आपने रामायण देखा होगा तो रामायण बहुत ही अच्छी, मतलब कि बोल सकते हैं एक पुस्तक है। अगर सीरियल भी देखा होगा रामानंद सागर जी का, दोस्त सच बता रहा हूँ रामायण देखिएगा ना, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ रामायण जो है आपका वह क्या सिखाता है, समर्पण का भाव सिखाती है। ठीक है, देखना ना देखना आपकी बात है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं जनरल साइंस। ठीक है, सामान्य विज्ञान। इसके टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए दोस्त आपका जो एग्जाम होगा उसमें जीके और साइंस कंपलसरी पूछा ही जाएगा। ठीक है, हो सकता है तो मैथ भी पूछ लिया जाएगा और आपका इंग्लिश भी पूछ लिया जाएगा, क्योंकि सिलेबस उन्होंने कोई भी फिक्स नहीं दिया है, लेकिन जीके और साइंस रहेगा ही रहेगा। इसलिए हम लोग जीके और साइंस पे विशेष रूप से जोर दे रहे हैं। ठीक, आइए करते हैं साइंस का क्वेश्चन। आज का साइंस का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहने वाला है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि बहुत हम लोग इजी क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन है कि टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी हैं। तो टेलीविजन के जो रिमोट कंट्रोल होता है, हम लोग टीवी चलाते हैं, उस रिमोट में कैसी तरंगे होती हैं दोस्तों, उनमें अवरक्त तरंगे होती हैं। इंग्लिश में इंफ्रारेड बोला जाता है। ठीक है,
तभी ना वह कैच कर लेता है। 2 नंबर चैनल लगाइए स्टार प्लस, 3 नंबर लगाइए डीडी झारखंड, जो भी हो डीडी नेशनल ना, वही रिमोट में। 32 नंबर क्वेश्चन है कि स्वचालित मतलब कि खुद से चलने वाले जो वाहन होते हैं, स्वचालित वाहनों में जो खुद से चलने वाली गाड़ियां होती हैं, उनके रेडिएटर में प्रतिहिम, ठीक है, प्रतिहिम मतलब कि बर्फ के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। प्रतिहिम जो बर्फ है उसको तोड़ने के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें आपको मेथिल एल्कोहल और जल का प्रयोग किया जाता है। H2O जल का सूत्र होता है, इसलिए यहाँ पे H2O लिखा गया है ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। मेथिल एल्कोहल और जल का प्रयोग किया जाता है स्वचालित यानी कि खुद से चलने वाले वाहनों में प्रतिहिम के रूप में। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस उपयोग होता है तो किसके नियम पर आधारित है। हाइड्रोलिक प्रेस को दोस्तों किसने बनाया था, तो इसको बनाया था पास्कल ने, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल का सिद्धांत के अनुसार काम करता है, पास्कल का नियम। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि बीमा MLT² किसके अनुरूप है। तो जो बीमा होती है MLT² किसका विमीय सूत्र है, यह आपका बल का विमीय सूत्र है। मैं एक दिन सारे विमीय सूत्र आपको करा दूंगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 35 में, क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है। तो दोस्तों क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है। देखिए जब भी आपका मुक्त ऊर्जा में कमी होती है तो सहज परिवर्तन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि आज थोड़ा साइंस का क्वेश्चन टफ रहने वाला है, तो अपना थोड़ा दिमाग लगाइएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर चुंबकीय पदार्थ है। यानी कि चुंबकीय पदार्थ नहीं है, चुंबक के सामने ले जाएंगे तो वह सटेगा नहीं। तो देखिए तांबा जो है वह गैर चुंबकीय पदार्थ है। शुद्ध तांबे जो होगा ना, शुद्ध तांबा का तार या तांबा की वस्तुएं या तांबा का सिक्का, वह चुंबक के साथ कभी नहीं सटेगा। 5 का सिक्का देखे होंगे, वह चुंबक के साथ नहीं सटता है, ठीक है। बाकी तीनों लोहा, कोबाल्ट और निकेल ये चुंबक के साथ टच कर जाएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि जब कोई दौड़ती हुई कार यानी कि जब कोई चलती हुई कार अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जब हम लोग कभी बस में जाते हैं तो अचानक जब बस ब्रेक मारता है टाक से, तब हम लोग आगे की ओर सीट की ओर झुक जाते हैं और किसी किसी का तो माथा में चोट भी लग जाता है ना। तो यह किसके कारण होता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों यह होता है आपका गति का जड़त्व, मतलब कि वस्तु गति में थी, हम लोग का पैर भी गति में था, ठीक है। हम लोग का पैर भी क्या था, बॉडी भी गति में था। और जब अचानक बस ब्रेक मारती है हम लोग का पैर तो चलते रहता है लेकिन सिर आगे हो जाता है, इसी कारण हमारा जो है टकरा जाता है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है K4Ni, के मतलब पोटेशियम, Ni मतलब निकेल, ठीक है। CN4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना है। तो यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसमें आपका जो आ जाएगा ऑक्सीकरण की संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों इसमें ऑक्सीकरण की संख्या होगी 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीकरण की निकेल 0 हो जाएगा। आगे देखिए, इस सभी के लिए आपको पीरियोडिक टेबल जितने हैं उन सभी तत्वों के जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तत्व हैं, उन सभी के परमाणु संख्या याद करना होगा और अनुभार भी याद करना होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना क्या है। तो दोस्तों जो लोहे में जंग लगता है वह एक प्रकार का विद्युत रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। कैसा परिवर्तन है, विद्युत रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। तो जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं वह अल्फा, बीटा और गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा रे का उत्सर्जन करते हैं रेडियोधर्मी तत्व। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल को कभी मधुर क्यों कहा जाता है। क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर यानी कि मीठा क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें सल्फर का अंश कम होने के कारण यह मीठा हो जाता है, इसलिए इसको मधुर कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर की अंश की मात्रा में कमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक प्रकार का क्या है,
तो अर्धचालक है। सेमीकंडक्टर इंग्लिश में बोलते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, इस तरह कुछ अर्धचालक हैं। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। दोस्तों आणविक कक्षा का अभिन्यास है वह क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है, और क्वांटम संख्या मैक्स प्लांक ने दिया था, ठीक है। यह 12th क्लास का चैप्टर का है एक क्वेश्चन, तो समझने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, सच बता रहा हूँ, इसलिए समझना नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको केवल याद ही करना होगा, सच तो यही है। नहीं तो आपके 12th का सिलेबस आपको पूरा का पूरा समझना होगा एक दो क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन हार्ड रहेंगे ही, तभी ना एग्जाम थोड़ा देने में मज़ा आएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मिथाइलेटेड स्पिरिट एक मिश्रण है। मिथाइलेटेड स्पिरिट जो होता है एक मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण होता है ये बताना है। तो मिथाइलेटेड जो स्पिरिट होता है वह आपका मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का एक मिश्रण होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन बेसिकली हम लोग जो ब्लड होता है उसी को हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग का हीमोग्लोबिन चेक करते रहना चाहिए, 12 ग्राम से प्लस ही होना चाहिए हीमोग्लोबिन। महिलाओं में, मेल में 14 ग्राम प्लस ही रहना चाहिए, तब जाके आप सेफ, मतलब कि बोल सकते हैं कि आप ब्लड डोनेट करने के लायक हैं, ठीक है। आपका वेज भी 40 kg प्लस होना चाहिए, 45 kg प्लस। उसके साथ आपके बॉडी में किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप दारू वगैरह नहीं पीने होने चाहिए, साथ ही आप 18 प्लस एज के हों। तो ये सभी कुछ क्राइटेरिया है। चलिए, मेडिकल लाइन में काम करने से थोड़ा बहुत मुझे भी अनुभव है, तो मैं आपके साथ शेयर करने में अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पशुओं में जो हीमोग्लोबिन होता है यानी कि ब्लड, जिस तरह हमारे शरीर में ब्लड होता है उसी तरह पौधों में कौन सा अणु होता है, ठीक है। तो साइटोक्रोम उनमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइटोक्रोम। जिस तरह हमारे शरीर में खून होता है उसी तरह पशुओं के पेड़ पौधों के शरीर में साइटोक्रोम पाया जाता है, ठीक है। 45 का 1 राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। एक दो क्वेश्चन समझ तो नहीं पा रहे होंगे, यहाँ भी मैं बोल देता हूँ यार, ऐसा नहीं बोलूँगा कि सभी क्वेश्चन समझ जाते होंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन टफ हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है। तो जितने भी शीत संबंधी यानी कि ठंडा संबंध, शीत मतलब ठंडा, ठीक है, ठंडा संवेदी जितने भी पादप होते हैं, पेड़ पौधे, उनकी झिल्ली लिपिड में क्या होता है। तो उनकी जो झिल्ली लिपिड होती है ना, वे होते हैं क्या? उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट आपने पढ़ा होगा, तो वही होता है असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है, एसिड। क्वेश्चन है कि करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है, यानी कि करक्यूमिक किससे अलग किया जाता है, ठीक है। तो करक्यूमिक आपका जो है किससे अलग किया जाता है? हल्दी से अलग किया जाता है, ठीक है, हल्दी से अलग किया जाता है। आगे बोलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से जिस प्रक्रिया के माध्यम के अतिरिक्त होना चाहिए, अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण छितरा जाती है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को कहेंगे समन। क्या कहेंगे? समन, ठीक है। जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उसको क्या बोलेंगे? समन बोलेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि पौधों की, यार इतना गाड़ी चलता है ना कि मुझे भी कभी कभी गुस्सा लगता है, क्या करूं, सिचुएशन चेंज होगा दोस्त ना, जब हम लोग अच्छा से सेटअप बनाएंगे ना, चेंज होगा। कहीं पे सेटअप और जाने दीजिए। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। तो देखिए पौधे में क्या चीज़ ज़्यादा हो जाती है कि मुरझाने लगते हैं पौधे। तो फिलहाल तो मैंने भी पौधा लगाया है, एक पौधा मुरझा गया है, तो उसमें क्या होने लगता है? वाष्पोत्सर्जन अधिक मात्रा में होने लगता है। अब यह क्या है जी वाष्पोत्सर्जन? तो देखिए वाष्पोत्सर्जन यह है कि ज़्यादा मात्रा में उसके पत्तियों से पानी वायुमंडल में चला गया, ठीक है, वाष्प के रूप में जो पानी था वह उनके पत्तियों के माध्यम से निकल गया और उनके जड़ के माध्यम से पानी कम मिलता है। उस टाइम में जब वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है और पानी जमीन से उनको कम मिलता है,
ठीक है। तो उस टाइम में पौधे मुरझा जाएंगे, पानी की कमी हो जाएगा, क्योंकि जो पानी था वो तो सूर्य खींच लिया, और अगर आप नीचे से पानी नहीं देंगे तो पेड़ पौधा तो मुरझाना लाजमी है जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, 50 नंबर। इसमें पूछा गया है, अंतिम क्वेश्चन है, जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है। तो चलिए आज का यह क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क की तरह। चलिए बताइएगा इसका आंसर। इससे यह भी पता लग जाता है कि आप में से कौन कौन हमारे वीडियो को एंड तक देखते हैं, कौन कौन परिश्रमी हैं। एंड एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, इसका 4 गुना आपको खुद घर में मेहनत करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 20% ही आपको मेहनत करा रहा हूँ, ठीक है। आपको 80% मेहनत घर में ही करना होगा, ठीक है दोस्त। अगर आपको कोई बोल रहा है कोचिंग वाला, इंस्टीट्यूट वाला, कि मैं आपको 100% मेहनत करा दूंगा चाहे कितना भी पैसा ले ले, और 100% मेहनत की गारंटी देता है, तो सच बता रहा हूँ दोस्त, वो आपको मूर्ख बना रहा है और आप भी मूर्ख बन रहे हैं। संता बनता वाली सारी सुने हैं ना, कि तुम मूर्ख क्यों बनते हो बनता, तो क्योंकि संता बोलती है क्योंकि तुम बनती हो इसलिए मैं मूर्ख बनाता हूँ। इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पैसे देके आपको पढ़ाते हैं, आपको मूर्ख बनाते हैं और आप मूर्ख बनते जाते हैं। दोस्त, पढ़ाई कभी भी पैसा से खरीदी नहीं जाती है, एक चीज़ जान लीजिएगा, ठीक है। बुक खरीदे जाते हैं, पढ़ाई नहीं खरीदी जाती है। तो फ्री में पढ़िए यार, यूट्यूब में बहुत सारा मटेरियल है, पढ़िए। उसके बाद बुक्स हैं, बुक्स से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता है जीवन में, ना आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ना आपके कोई भी आदमी नहीं यार, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो बुक्स जो नॉलेज देते हैं ना, ज्ञान ही सबसे बड़ा दोस्त है, इसलिए ज्ञान को अपनाइए। थैंक यू। बाकी वो भी दोस्त है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है यार, उनके बिना जिंदगी अधूरी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड नौकरी लगे या ना लगे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पढ़ते रहेंगे तो कभी ना कभी लग ही जाएगा, 1-2 साल के अंदर। थैंक यू।